हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आप सभी को गुड आफ्टरनून। और सभी लोग रोज़ की तरह जल्दी से एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में जहां कहीं भी आप हैं, चाहे वह टेलीग्राम ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो या फिर व्हाट्सएप ग्रुप हो, वहां पर जल्दी से शेयर कर दीजिए। देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम 1, 7 और 15 अक्टूबर 2023 को लिया जाएगा, फ्रेंड्स, उसके लिए हम लोग रियल क्वेश्चन पेपर जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। और इस सेशन में हम लोग हिंदी, साइंस, जीके और करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। देखिए, अब समय बहुत ही कम रह गया आपके एग्जामिनेशन में, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, कुछ भी नया मत पढ़िए। और देखिए फ्रेंड्स, इस सेशन को आप एग्ज़ाम के तौर पर लगाइए। ऐसा समझिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं और पेपर दे रहे हैं। और सभी लोग अपना अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सभी लोगों से मैं एक बार फिर से अनुरोध कर रहा हूं कि जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए। सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। चलिए, अब हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। देखिए फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस की एग्ज़ाम के लिए संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। देखिए, आपकी तैयारी इस लेवल की होनी चाहिए कि अगर प्रश्न जो आप पढ़े हैं उसके इर्द गिर्द पूछा जाए तो प्रश्न आपसे एग्जामिनेशन में न छूटे। इस लेवल की तैयारी होनी चाहिए। और देखिए, सभी लोग जल्दी से एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। सेशन अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए जल्दी से सेशन को। पहला प्रश्न पढ़िएगा कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी। सभी लोगों को आंसर लाइव चैट में कमेंट करना है। और ऐसा समझिए कि आप एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं और पेपर दे रहे हैं। और सभी लोग अपना अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए, इस सेशन में हम लोग हिंदी, जीके, साइंस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को कवर करेंगे। बताइए, पारिस्थितिक तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत किया था। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत जीव समुदायों का उनके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। और देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली जो है सबसे पहले 1935 में, ध्यान दीजिएगा, 1935 में जो है एजी टांसले ने प्रस्तुत किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एजी टांसले हो जाएगा। देखिए, पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक हैं, एक जैविक घटक, यहाँ मैं लिखता हूँ, एक जैविक घटक है और दूसरा जो है एक अजैविक घटक है। याद रखिएगा, एक जैविक घटक है और एक अजैविक घटक है। देखिए, जैविक घटक में पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव ये सब आते हैं और अजैविक घटक में जो है पानी, पत्थर, वायु ये सब आते हैं। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। और देखिए, भारत में अगर पूछा जाए कि भारत में पारिस्थितिकी तंत्र के जनक के रूप में किसको जाना जाता है, तो भारत में पारिस्थितिकी के जनक के रूप में डॉक्टर रामदेव मिश्र को जाना जाता है। किसको जाना जाता है भारत में पारिस्थितिकी के जनक के रूप में? तो डॉक्टर रामदेव मिश्र को जाना जाता है। इनका भी नाम आप जरूर ही याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। सभी लोग आंसर कमेंट करते चलिए। देखिए, चिली सोरा यानी कि साल्ट पीटर किसका सामान्य नाम है। चिली सोरा यानी कि साल्ट पीटर या चिली साल्ट पीटर किसका सामान्य नाम है। जल्दी से आंसर कमेंट करिए। जितना जल्दी आप आंसर कमेंट करेंगे उतना ही जल्दी हम लोग सेशन को कवर भी कर लेंगे। आंसर समय के पाबंदी रखिए और उस हिसाब से कमेंट करिए। 5 से 7 सेकंड के अंदर में आंसर आपको कमेंट करना है। चलिए, चिली सोरा जो है यह किसका सामान्य नाम है। तो फ्रेंड्स, यह जो है सोडियम नाइट्रेट का है। सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? NaNO3 होता है। ध्यान रखिएगा, इसको चिली साल्ट पीटर या पेरू साल्ट पीटर भी इसको कहा जाता है। पेरू साल्ट पीटर भी इसको कहा जाता है। तो इस तरीके से आप पढ़िए कि प्रश्न कहीं से बने, एग्जाम में न छूटे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। तीसरा प्रश्न है कि नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है। बताइए, नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है। तो देखिए, नेफ्रोलॉजी और एक न्यूरोलॉजी है, एक न्यूरोलॉजी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप नेफ्रोलॉजी बताइए, फिर मैं आपको न्यूरोलॉजी भी बता देता हूँ। देखिए, नेफ्रोलॉजी जो है यह किसका अध्ययन है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, गुर्दा, ठीक है। और ये न्यूरोलॉजी है, न्यूरोलॉजी यह किसका अध्ययन है। तो यह न्यूरोलॉजी तंत्रिका प्रणाली का अध्ययन है। तंत्रिका प्रणाली का अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। और कल ही मैंने फ्रेंड्स आपको 2010 से लेकर के 2023 तक में जितने भी बिहार पुलिस में इतिहास के प्रश्न पूछे गए थे उनको कवर कराया हुआ है। ज्योग्राफी का और पॉलिटी का मैंने पहले ही कवर करा दिया था। देखिए, हिंदी अब आने वाला है। 2010 से लेकर के 2023 तक में जितने भी हिंदी के प्रश्न पूछे गए हैं उनको मैं आपको
आज कवर करवा दूंगा, नहीं तो निश्चित रूप से कल कवर करवा दूंगा। और देखिए करंट अफेयर्स का 3 वीडियो मैंने कवर कराया हुआ है, तीनों को देख लीजिएगा, प्रश्न यहीं से बनेंगे करंट अफेयर्स के। चलिए बताइएगा निम्न में से कौन सी जड़ यानी कि रूट नहीं है, इसमें से रूट कौन सा नहीं है, जल्दी से सभी लोग आंसर कमेंट कर दीजिए। इनमें से कौन सा रूट नहीं है यानी कि जड़ नहीं है, चलिए बताइए। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अदरक। अदरक जो है यह जड़ नहीं है, अदरक एक तना है। यह एक तना है, क्यों? क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कर लेंगे। एक बार सभी लोग जल्दी से प्लीज़ फ्रेंड्स सेशन को लाइक कर दीजिए। देखिए समुराई योद्धा वर्ग है कहाँ में, मतलब कहाँ पर समुराई योद्धा वर्ग है, राइट आंसर कमेंट करिए जल्दी से। तो फ्रेंड्स यह जापान में, राइट आंसर क्या हो जाएगा, जापान में। कहाँ पर? जापान में समुराई योद्धा वर्ग होते हैं, जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 करिएगा कि तुर्की के राष्ट्रपति कौन है अभी, तुर्की के राष्ट्रपति कौन है बताइए। अच्छा, तुर्की में जो भूकंप आया था तो वहाँ पर जो भारत सरकार के द्वारा राहत सामग्री और बचाव कार्य चलाया गया था, उस ऑपरेशन का नाम क्या दिया गया था? तो उस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन दोस्त दिया गया था, ठीक है, ऑपरेशन दोस्त दिया गया था, ध्यान रखिएगा। तुर्की के अभी राष्ट्रपति कौन है? तुर्की की राजधानी भी याद रखिए, तुर्की की राजधानी अंकारा है। कहाँ पर है टर्की की राजधानी? अंकारा है। और यहाँ के राष्ट्रपति जो हैं ये कौन है? तो रेजब तैयब एर्दोगन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बशर अल असद ये सीरिया के राष्ट्रपति हैं, बेंजामिन नेतन्याहू ये इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि दुधवा नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पर स्थित है? दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? सभी लोग अपना अपना स्कोर कमेंट करिएगा, काउंट करते चलिए कि कितना प्रश्न आपने सही किया है और स्कोर कमेंट करके बताइएगा। दुधवा नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पर है? तो ध्यान दीजिएगा, दुधवा नेशनल पार्क जो है ये उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में यह स्थित है, नेपाल की सीमा के से सटा हुआ, ठीक है, नेपाल की सीमा से लगे तराई भाभर क्षेत्र में यह स्थित है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि वायुमंडल की कौन सी परत बड़े जेट विमान के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियों के हालात प्रदान करती है? चलिए बताइए, वायुमंडल की कौन सी परत बड़े जेट विमान के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियों के हालात प्रदान करती है? यह कौन सी परत है? चलिए बताइएगा। देखिए हिंदी में भी नाम याद रखना है, साथ साथ अंग्रेजी भी नाम याद रखना है। कभी कभी ऑप्शन में इसी तरह से सारा अंग्रेजी लिखा मिलेगा, आपने तो हिंदी में नाम याद रखा है समताप मंडल, लेकिन यहाँ पर अंग्रेजी में दिया गया है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है, इसको समताप मंडल कहा जाता है, समताप मंडल, ठीक है। इसमें कोई भी वायुमंडलीय घटनाएं नहीं होती है, सारी वायुमंडलीय घटनाएं जो है ये क्षोभ मंडल में होती है, आपको याद है ना। तो ये वायुयान उड़ाने के लिए सबसे आदर्श दशा होती है इसमें स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 कि किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था? ये देखिए पोर्टो नोवो का युद्ध जो है ये कब हुआ था? तो ये ध्यान रखिएगा, पोर्टो नोवो का युद्ध जो हुआ था ये 1781 में हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। ये हैदर अली और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुआ था, इसमें हैदर अली की हार हुई थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गया था। तो देखिए पोर्टो नोवो का युद्ध में हैदर अली को हराया था सर आयरकुट ने, आयरकुट नेतृत्व कर रहा था, ठीक है। इसमें आयरकुट के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पोर्टो नोवो के युद्ध में हैदर अली को हराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि बरसात बिल्कुल ना होना क्या कहलाता है? ये हिंदी का प्रश्न है, एक शब्द आपको बताना है, बरसात बिल्कुल ना होना ये क्या कहलाता है? तो देखिए बरसात बिल्कुल ना होना फ्रेंड्स यह कहलाता है अनावृष्टि। क्या कहलाता है? यह अनावृष्टि कहलाता है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 कि बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरा है यह, इसका सही अर्थ बताना है आपको। बहती गंगा में हाथ धोना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? सभी लोग जल्दी से आंसर कमेंट करिए। और बिहार पुलिस के लिए 100 से अधिक वीडियोज़ हमने कवर किया हुआ है, इतना सारा प्रश्न मैंने आपको करा दिया है, 100 से अधिक वीडियो, यानी कि हम लोगों ने करीब करीब अगर बात करें तो हम लोग 1400-1500 से अधिक प्रश्नों को कवर कर लिए हैं, ठीक है। चलिए बताइएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा अवसर का लाभ उठाना, ठीक है, किसी अवसर का लाभ उठाना, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, इसमें से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग नहीं है, बताइए इसमें से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग नहीं है। तो देखिए इसमें से स्त्रीलिंग जो नहीं है ये दिन जो है ये स्त्रीलिंग नहीं है, दिन पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची शब्द है। हंस का पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हंस का जो पर्यायवाची होगा ये मराल होता है, मराल। उसके बाद सीप पक्ष, सीप पक्ष भी जो होता है यह हंस का पर्यायवाची शब्द होता है। मानसौक भी जो होता है, मानसौक, ये भी हंस का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। कलकंठ भी इसका पर्यायवाची शब्द होता है, कलकंठ, ठीक है ना, याद रखिएगा। मराल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए इनमें से कौन त्रिपक्षीय संधि यानी कि ट्रिपल अलायंस का सदस्य नहीं था। ट्रिपल अलायंस का सदस्य इसमें से कौन सा नहीं था। एक ट्रिपल अलायंस था, त्रिपक्षीय संधि, ठीक है, और एक था आपका मतलब ट्रिपल अलायंस था एक, और एक था ट्रिपल इंटेंट, यहाँ मैं लिखता हूँ ट्रिपल इंटेंट, ठीक है, यानी कि त्रिपक्षीय सौहार्द, त्रिपक्षीय सौहार्द। इसमें भी 3 देश थे, कौन कौन से, तो ट्रिपल एंटेंट में जो देश थे इसमें देश था फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, यूएसए, एक मिनट, इसमें जो था फ्रांस, रूस और इंग्लैंड था। ठीक है, ट्रिपल एंटेंट में जो था इसमें फ्रांस, रूस और इंग्लैंड था। और ट्रिपल अलायंस में जो था ये जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली था। तो इसमें ट्रिपल अलायंस में कौन सा देश नहीं था, तो इंग्लैंड नहीं था। ये ट्रिपल एंटेंट में यानी कि त्रिपक्षीय सौहार्द का जो संधि था उसमें ये था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर के एक गुट का निर्माण किया था जिसका नाम क्या था। चलिए बताइएगा, जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर के एक गुट का निर्माण किया था दूसरे विश्व युद्ध में, उसका नाम क्या था। तो फ्रेंड्स उसका नाम था धुरी राष्ट्र, यानी कि धुरी शक्ति हो जाएगा। अच्छा, मित्र राष्ट्र थे एक तरफ जिसमें फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, यूएसए और सोवियत संघ था। ठीक है ना, याद रखिएगा कंट्री का नाम पूछा जाता है कि कौन सा धुरी राष्ट्र में था, तो जापान, जर्मनी, इटली, याद रखिएगा। मित्र राष्ट्र में पूछेगा तो फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, यूएसए, सोवियत संघ। क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक पदार्थ की जल में विलयता ताप बढ़ाने से घटती है, वह पदार्थ कौन सा है, वह पदार्थ कौन सा है। चलिए बताइएगा, एक पदार्थ की जल में विलयता ताप बढ़ाने से घटती है, राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए ताप बढ़ाने से जो है पदार्थ की जल में विलयता घटती है, वह पदार्थ कौन सा है, तो वह गैस है। बाकी का देखिए विलयता जो है ताप बढ़ाने से बढ़ती है। क्लियर, तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्जिलियस विधि द्वारा कृत्रिम पेट्रोल प्राप्त करने में निहित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। वर्जिलियस विधि, देखिए कोयले और हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया करा करके, कोयले और हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया करा करके कृत्रिम पेट्रोलियम प्राप्त किया जाता है और इस प्रक्रिया को वर्जिलियस विधि द्वारा संपन्न किया जाता है। तो कोयला और हाइड्रोजन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार की ओर से भारत में महिलाओं के हित संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया था। सरकार की ओर से भारत में महिलाओं के हित संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया था। सभी लोग जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा। तो फ्रेंड्स यह गठन किया गया था राष्ट्रीय महिला आयोग का। इसका गठन कब किया गया था, तो पहली राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992 में किया गया था और इसके अध्यक्ष श्रीमती जयंती पटनायक थी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को क्या कहते हैं। जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को क्या कहते हैं। चलिए सभी लोग जल्दी से इसका आंसर कमेंट करिए। देखिए एक होता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जो होता है यह हरे रंग का लवक होता है, पत्तियों वगैरह में पाया जाता है। एक होता है फ्रेंड्स कौन सा, क्रोमोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, ये हरे रंग का लवक नहीं होता है। हरे रंग को छोड़ दीजिए तो बाकी रंग के जो लवक हैं ये क्रोमोप्लास्ट होते हैं। और एक ल्यूकोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट को हम लोग अवर्णी लवक कहते हैं। ठीक है, अवर्णी लवक कहा जाता है ल्यूकोप्लास्ट को। और इसका मुख्य कार्य जो होता है भोजन संग्रहण करने में मदद करना होता है। और ल्यूकोप्लास्ट पौधे के उन अंगों में पाए जाते हैं जहां प्रकाश नहीं पहुंचता है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ल्यूकोप्लास्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 में कौन सा देश तीसरा स्थान पर रहा था। यानी कि जो 2022 में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, ये हुआ था कहाँ पर, तो कतर में। ठीक है, कतर में हुआ था। और फ्रेंड्स इसमें विजेता जो रहा था, ये रहा था कौन सा देश, तो अर्जेंटीना। दूसरे नंबर पर फ्रांस रहा था यानी कि उप विजेता, और तीसरे नंबर पर क्रोएशिया रहा था। चौथे नंबर पर मोरक्को रहा था। ठीक है, अगला जो होगा फीफा वर्ल्ड कप ये 2026 में होगा। कहाँ पर, तो 3 कंट्री इसको होस्ट करेंगे। कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है 21 नंबर, कि वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध हुआ नहीं होता परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है, उसे कहते हैं। एक बार सभी लोग फ्रेंड्स प्लीज़ जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए। प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए सभी लोग। वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध हुआ ही नहीं होता है परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है, उसको क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स उसको कहा जाता है शीत युद्ध। उसको क्या कहा जाता है, शीत युद्ध इसको कहा जाता है। 1980-90 के दशक में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी शीत युद्ध की, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए 22 नंबर करिए कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है। इसमें से प्राकृतिक बहुलक कौन सा नहीं है, जल्दी से आंसर कमेंट करिए। इसमें से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है, कौन सा प्राकृतिक पॉलीमर नहीं है। चलिए बताइएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। क्वेश्चन का लेवल कैसा है एक बार कमेंट करिए, बताइए क्वेश्चन कैसा है, सभी लोग एक बार बता दीजिए। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से प्राकृतिक बहुलक नहीं है, तो देखिए पहले बता दीजिए प्राकृतिक बहुलक इसमें से कौन है, सेलुलोज है, रबड़ है, रेशम है। ठीक है, बेकेलाइट यह प्राकृतिक बहुलक नहीं है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया है। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। 1666 में इनका जन्म पटना में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इनकी रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया है, तो यह पुस्तक जो है उसका नाम आपसे पूछा जा रहा है। सभी लोग आंसर कमेंट करिए। राइट आंसर इसका 10म ग्रंथ हो जाएगा। कौन सा, 10म ग्रंथ में इनकी रचनाओं का संपादन हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता की घोषणा पत्र किसने तैयार किया था। अच्छा, ये अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र है। क्लियर। तो मैंने आपको शायद पहले भी ये प्रश्न कराया था, अमेरिका को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता कब मिली थी, तो 4 जुलाई 1976 को। 4 जुलाई 1976 को पूर्ण रूप से अमेरिका को स्वतंत्रता मिली। 1776, 1900 नहीं, 1776 बनाइए, 1776 को। क्लियर है, याद रखिएगा। और इसका जो घोषणा पत्र का मसौदा था ये तैयार किया था, अमेरिकी घोषणा पत्र का मसौदा थॉमस जेफरसन ने किया था। ठीक है, यहाँ पर देखिए सैमुअल एडम्स का भी नाम याद रखिएगा। एक बोस्टन टी चाय पार्टी थी। ठीक है, बोस्टन चाय पार्टी या बोस्टन टी पार्टी कहिए। ठीक है, बोस्टन टी पार्टी या बोस्टन चाय पार्टी, यह अमेरिकी स्वतंत्रता का तात्कालिक कारण इसको माना जाता है। और यह घटना जो था इसका प्रमुख नेता सैमुअल एडम्स था। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए 25 नंबर है कि शरीर में ध्वनि यंत्र को क्या कहा जाता है। शरीर में ध्वनि यंत्र जो है उसको क्या कहा जाता है, तो देखिए ध्वनि यंत्र जो है यह क्या कहा जाता है, तो यह लैरिंक्स है। लैरिंक्स गले में मौजूद एक ग्रंथि होती है जिसके प्रयोग से जीव विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ बोल पाते हैं। तो ये लैरिंक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। लैरिंक्स इस तरह से लिख दीजिए, लैरिंक्स। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक, यहाँ पर देखिए पायरिमिडीन क्षार नहीं है, कौन सा इसमें से जो है एक पायरिमिडीन क्षार नहीं है। एक बार सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा। सभी लोग एक बार इसका आंसर कमेंट करिएगा कि कौन सा इसमें से पायरिमिडीन क्षार नहीं है। ठीक है, चलिए जल्दी से सभी लोग इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें से राइट आंसर इसका गुआनिन हो जाएगा। गुआनिन न्यूक्लिक अम्ल डीएनए और आरएनए में पाए जाने वाले 5 न्यूक्लिक क्षारकों में से एक है। शेष 4 जो है, 5 तो एक गुआनिन हो गया 5वां, शेष 4 जो है ये एडेनिन है, थाइमिन है, साइटोसिन है और यूरोसिल है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एडेनिन। ठीक है, इन 5 का नाम याद रखिएगा, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और यूरोसिल। ठीक है, यूरोसिल, तो याद रखिएगा 5 ही। ऑप्शन डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित किया था।
वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित किया था? चलिए बताइए, सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिए। तो देखिए, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का प्रतिपादन मनु द्वारा किया गया। वर्ण व्यवस्था हिंदू धर्म में सामाजिक विभाजन का एक आधार है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार समाज को 4 वर्गों में विभाजित किया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है ना? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, मनु। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है। ध्वनि की तीव्रता जो है यह निर्धारित होती है। चलिए सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिए, जल्दी जल्दी इसका आंसर कमेंट करेंगे, सभी लोगों को आंसर कमेंट करना है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए ध्वनि की तीव्रता जो है यह निर्धारित होती है किस पर? तो याद रखिएगा, ध्वनि की तीव्रता जो है यह निर्धारित किस पर होती है? देखिए ध्वनि एक तरंग है जो वस्तु के कंपन से उत्पन्न होती है। और किस प्रकार की तरंग है ध्वनि? तो अनुदैर्घ्य तरंग है। क्लियर? और यह हमारे कान में संवेदना उत्पन्न करती है। ध्वनि की तीव्रता का निर्धारण जो होता है ये आयाम से होता है। आयाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सीड्स क्या है? सीड्स इस तरह से SIDS, ये क्या है सीड्स? तो देखिए सीड्स का फुल फॉर्म होता है, सीड्स का सडन, सडन यानी कि अचानक, ठीक है, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। ठीक है ना, ये फुल फॉर्म याद रखिएगा, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। यह एक घातक बीमारी है जो खास करके बच्चों में होती है और 1 साल के बच्चों की सोते ही समय अचानक इनके मौत हो जाती है। तो ये घातक मृत्यु रोग है सीड्स। अगला प्रश्न है कि एटिनिल किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? एटिनिल किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? बताइए राइट आंसर। देखिए एटिनिल एक प्रकार का औषधि होता है जिसका उपयोग रक्तचाप के मरीजों के लिए किया जाता है और एटिनिल का उपयोग रक्तचाप घटाने के लिए किया जाता है। रक्तचाप को घटाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों से बचाता है? ट्रिपल एंटीजन जो है यह किन 3 रोगों से बचाता है? राइट आंसर जल्दी से कमेंट कर दीजिए, सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। चलिए बताइए, सेशन को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, और सेशन जब समाप्त हो जाएगा तो कम से कम इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए ट्रिपल एंटीजन जो है यह काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया से बचाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, काली खांसी, टिटेनस और डिप्थीरिया, याद रखिएगा। चलिए ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में सर्वप्रथम जो है किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भर्त्सना की थी? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भर्त्सना किया था? जैसे धन का निष्कासन का सिद्धांत जो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में दादा भाई नौरोजी ने प्रस्तुत किया था। ठीक है ना, और इसकी भर्त्सना जो है ये किया था दादा भाई नौरोजी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर अयनांत किस दिन होता है? उत्तर अयनांत कहिए या फिर शीत अयनांत कहिए, उत्तर अयनांत कहिए या शीत अयनांत कहिए या फिर मकर संक्रांति कहिए। ठीक है, चलिए बताइएगा। अब बताइए कि दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर अयनांत किस दिन होता है? देखिए 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध जो होता है यह सूर्य के सम्मुख रहता है। ठीक है, जिससे सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, जिसमें यह ग्रीष्म ऋतु रहती है। इस तिथि को मकर संक्रांति कहा जाता है और इस समय उत्तरी गोलार्ध में सूर्य तिरछा चमकता है, जिससे दिन छोटा और रात बड़ी होती है और गर्मी कम होने के कारण शीत ऋतु रहती है। दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, ग्रीष्म अयनांत अगर पूछेगा, ये तो शीत हो गया। अगर आपसे ग्रीष्म अयनांत पूछेगा तो ग्रीष्म अयनांत जो होता है ये कब होता है? तो ये 21 जून के दिन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 का पुरुष एकल विजेता कौन है? अच्छा, पुरुष एकल से इंपॉर्टेंट महिला एकल है। महिला एकल विजेता इसका ईगा स्वीटेक हैं। कौन है? ईगा स्वीटेक हैं, जो कि कहाँ की है? ईगा स्वीटेक, ईगा स्वीटेक कहाँ की है? ये ईगा स्वीटेक जो है ये पोलैंड की है। ठीक है, कहाँ की है ईगा स्वीटेक? तो याद रखिएगा, ईगा स्वीटेक पोलैंड की है। और यहाँ पर पुरुष एकल पूछा गया है, कमेंट करिए ईगा स्वीटेक किस देश की है? तो देखिए ईगा स्वीटेक पोलैंड की हैं
और फ्रेंच ओपन 2023 पुरुष एकल नोवाक जोकोविच ने जीता है, जो कि कहाँ के हैं, तो ये सर्बिया के हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है। न्यूनतम आयु सीमा जो है पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा जो है ये क्या है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए ये 21 वर्ष होता है। ठीक है, 21 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकसभा विधानसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे का चाना चबाना मुहावरे का अर्थ क्या है। लोहे का चाना चबाना मुहावरे का अर्थ क्या है। चलिए राइट आंसर कमेंट करिए। इसका मतलब होता है बहुत कठिन काम करना, यानी कि संघर्ष करना। तो यहाँ पर देखिए संघर्ष करना दिया गया है ऑप्शन सी में। उसके बाद देखिएगा सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर महान का भारत पर जो विजय अभियान था ये कब शुरू हुआ था, तो ये शुरू हुआ था 326 ईसा पूर्व में। और हाइडे स्पीसीज का युद्ध आपको याद होगा, यहाँ मैं लिखता हूँ हाइडे स्पीसीज का युद्ध। ठीक है फ्रेंड्स, हाइडे स्पीज या हाइडे स्पीज इस तरह से पढ़िए। यह सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था, ध्यान रखिएगा। 326 ईसा पूर्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजराजेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है। राजराजेश्वर मंदिर को बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है और इसका निर्माण जो है चोल वंश के शासक राजराज प्रथम ने करवाया था तंजौर में। कहाँ पर, तंजौर राइट आंसर हो जाएगा। चोल की राजधानी तंजौर हुआ करती थी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। कौन था, विजयालय था। क्लियर है, ध्यान रखिएगा इससे भी। चलिए दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल शहंशाह ने बनवाया था। देखिए हुमायूं का जो मकबरा है ना, इसका निर्माण जो है ये करवाया था किसने, तो हमीदा बानो बेगम ने करवाया था। ये अकबर की माँ थी, तो यहाँ किस शहंशाह ने बनवाया था, तो चूंकि यह इसका निर्माण जो है हुमायूं के पुत्र अकबर के संरक्षण में किया गया था, तो अगर ऑप्शन में हमीदा बानो बेगम का नाम नहीं है, अकबर दिया गया है, तो आप अकबर पर ही टिक लगाइएगा, क्योंकि इसी के शासनकाल में जो है इसी के संरक्षण में हुआ था। बेशक इसके बनवाने का आदेश हमीदा बानो बेगम ने दिया था, लेकिन यह अकबर के संरक्षण में इसका निर्माण हुआ था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष किया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुरुआत जो है ये कब हुआ था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ जो है यह गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 1952 को किया गया था। तो 1952 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये VVI क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिएगा कि पीलिया रोग किसको प्रभावित करता है। पीलिया रोग जो होता है यह किसको प्रभावित करता है, बताइए। जीवाणु से होने वाला रोग है और यह प्रभावित करता है किसको, यकृत को, लीवर को प्रभावित करता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न कि गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश की स्थापना किया था। गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक साम्राज्य की स्थापना किया था। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, तो गयासुद्दीन तुगलक था। तुगलक वंश का स्थापना जो है गयासुद्दीन तुगलक ने कब किया था, तो 1320 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 की, यहाँ पर देखिए करक्यूमिक किससे पृथक किया जाता है। करक्यूमिक किससे पृथक किया जाता है, तो करक्यूमिक जो है यह पृथक किया जाता है करकुमा लोंगा से। किससे, तो याद रखिएगा करकुमा लोंगा से यह पृथक किया जाता है। अब पूछिए करकुमा लोंगा है क्या, तो यह हल्दी का वानस्पतिक नाम है, तो हल्दी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए हल्दी का रंग पीला जो है इसी के कारण होता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 44 नंबर की पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं। पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स ये मुरझाने लगते हैं वाष्प उत्सर्जन के कारण। जब पानी की कमी हो जाती है अधिक वाष्प उत्सर्जन के कारण, तब पौधे मुरझाने लगते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। इंपॉर्टेंट है, कवक की कोशिका काइटिन की बनी होती है। जीवाणु का जो होता है 3 नाम मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ लिख देने दीजिए पहले। ये हो गया आपका पेप्टिडोग्लाइकन, या फिर
म्यूकोपेप्टाइड या फिर म्यूरिन, यहाँ मैं लिखता हूँ म्यूरिन, ठीक है, म्यूरिन। देखिए जीवाणु की कोशिका भित्ति ये पेप्टिडोग्लाइकन, म्यूकोपेप्टाइड या फिर म्यूरिन से बनी होती है। तीनों जो है याद रखना आपको, कभी कभी ये आपको पेप्टिडोग्लाइकन दे दिया जाएगा या म्यूकोपेप्टाइड दे दिया जाएगा या फिर म्यूरिन दे दिया जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन में देखिए म्यूरिन दिया गया है। क्लियर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है। देखिए एनजीटी की बात की जा रही है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की, जिसकी स्थापना जो है 18 अक्टूबर सन 2010 को किया गया था। और वर्तमान में इसका अध्यक्ष जो है ये कौन है, जल्दी से आंसर कमेंट करिए, इनका नाम बताइए। तो देखिए अभी वर्तमान में जो है जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव हैं। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहाँ कोई कानून नहीं होता वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं होती। जहाँ कोई कानून नहीं होता वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं होती, यह किसने कहा था। तो देखिए यह कहा था किसने, तो इस कहा था जॉन लॉक ने। जॉन लॉक ने अपनी पुस्तक द सेकंड ट्रीटीज, यहाँ मैं लिखता हूँ द सेकंड ट्रीटीज में कहा था, ठीक है ना। तो जॉन लॉक राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि सौर प्रणाली में पृथ्वी सूर्य से कौन सा ग्रह है। तो मैंने बताया था सूर्य के बाद जो है, सूर्य के सबसे नज़दीक जो है ये बुध होता है, बुध के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी है, ठीक है ना, पृथ्वी के बाद मंगल है, मंगल के बाद बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। तो ये तीसरे नंबर पर है पृथ्वी। तो याद रखिएगा तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। गाय के दूध का रंग थोड़ा पीलापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है। गाय के दूध का रंग थोड़ा पीला जो होता है यह किसकी उपस्थिति के कारण होता है। अच्छा, गाय का दूध सफ़ेद भी होता है ना, ऐसा नहीं कि सारे गाय का दूध पीला ही होता है, थोड़ा सफ़ेद कलर का भी दिखता है। तो ये केसिन के कारण होता है। यानी कि इस तरह से प्रश्न अगर बने कि दूध का सफ़ेदपन जो होता है ये किसके कारण होता है, तो केसिन के कारण। पीलापन होता है कैरोटीन के कारण, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया दी गई है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया दी गई है। चलिए जल्दी से आंसर कमेंट करिए, सभी लोग आंसर कमेंट करिए। तो राइट आंसर इसका 67 हो जाएगा अनुच्छेद, ठीक है ना, अनुच्छेद 67 याद रखिएगा। और अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स ये कर्नाटक में है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है इस तरह का प्रश्न। तो अमीबा जो है ये कूटपात के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है। उसके बाद देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु के बीच त्रियाबंध यानी कि ट्रिपल बॉन्ड होता है वो क्या कहलाते हैं। सिंगल बॉन्ड जो होता है इसको हम लोग एल्केन बोलते हैं, डबल बॉन्ड जिसमें होता है उसको एल्कीन बोलते हैं, और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको हम लोग एल्काइन बोलते हैं। तो ये एल्काइन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, जिप्सम का फॉर्मूला क्या है। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस दोनों याद रखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी पूछा जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो होता है यहाँ पर दिया गया CaSO4 × ½ H2O यानी कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसको कहा जाता है। और जिप्सम का होता है CaSO4 × 2H2O। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि फिलोक्विनोन जो है किस विटामिन का रासायनिक नाम है। फिलोक्विनोन किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो यह विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। यह विटामिन के है। क्लियर। विटामिन ए का रेटिनॉल होता है, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल होता है, विटामिन ई का टोकोफेरॉल होता है। क्लियर। चलिए सेलवास घास का मैदान जो है ये कहाँ पाया जाता है। सेलवास घास का मैदान जो है ये कहाँ पाया जाता है, बताइए राइट आंसर। तो फ्रेंड्स यह दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, अमेजन बेसिन में पाया जाता है, अमेजन बेसिन में। तो दक्षिणी अमेरिका यहाँ पर दिया गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य कौन है। पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी शुरुआत किया था। तो एक तो राजस्थान हो गया, दूसरा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो
तो यहाँ देखिए राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश दिया गया है। चलिए, द हिंदू तथा स्वदेश मित्रम पत्रिका किसने शुरू किया था? द हिंदू तथा स्वदेश मित्रम पत्रिका किसने शुरू किया था? बताइए। द हिंदू और स्वदेश मित्रम पत्रिका जो है ये शुरू किया था किसने? तो जी सुब्रमण्यम अय्यर ने। जी सुब्रमण्यम अय्यर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द और जलन का अनुभव होता है, वह अम्ल कौन सा है? तो मधुमक्खी या लाल चींटी जो होता है उसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, यानी कि मेथोनोइक एसिड। मेथोनोइक एसिड याद रखिएगा, फॉर्मिक मेथोनोइक दोनों को याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, अधिकतम पूछेगा तो बिहार है, न्यूनतम पूछ रहा है यहाँ पर। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, और इन 60 प्रश्नों में से अपना स्कोर बता दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, और प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिएगा। और अरुणाचल प्रदेश जो है 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है।